हेलो गाइस, मैं नमन शुक्ला। आज के इस सेशन में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूँ। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो सदन से निकल करके भारत के प्रत्येक राज्य में एक मुद्दा बना हुआ है और एक चर्चा का विषय बना हुआ है। जहाँ एक शाम रामजी लाल सुमन द्वारा एक स्टेटमेंट दिया जाता है जो कि राणा सांगा जी और बाबर के बारे में। इन दोनों के बीच में एक ऐसा ताल्लुकात क्रिएट करते हैं जहां से ये मुद्दा उठ करके आया है। तो सबसे पहले मैं इस मुद्दे के मेन जड़ को बताने वाला हूं कि ये मुद्दा उभरा कहां से। सदन की बैठक में रामजी लाल सदन द्वारा ये कहा गया कि बाबरनामा को एक ऑथेंटिक बुक मानते हैं, यानी बाबर का जो ऑटोबायोग्राफी है उसको एक ऑथेंटिक बुक मान करके वो ये कहते हैं कि बाबर जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत यानी पानीपत की पहली लड़ाई में राणा सांगा जी ने बाबर को ही आमंत्रित किया कि आप आइए और इब्राहिम लोदी के खिलाफ जो है कि अपना अभियान कीजिए। ये ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। तो ऐसा आरोप वो एक ऑथेंटिक बुक बाबरनामा को मानकर लगा रहे हैं। हालांकि उस विषय पे अभी मैं चर्चा करने वाला हूं कि वो कितना सही है कितना नहीं सही है। उससे पहले ये खबर जहां से निकला है उस टॉपिक को मैं समझाना चाहता हूं कि बाबरनामा ही एक ऑथेंटिक बुक क्यों है। ये मुद्दा उठ जाता है क्योंकि बाबरनामा को जब एक इतिहास के रूप में देखा जाए तो कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि बाबरनामा एक ऑथेंटिक बुक है ही नहीं। क्योंकि बाबरनामा जो है ये अनेक इतिहासकार लिखते हैं कि जब बाबर अनेक लड़ाइयों लड़ता रहता है, यानी बाबर का जो जीवन काल है वो कहीं ना कहीं इधर उधर भागने वाला है, एक अस्थाई जीवन बाबर का नहीं है। पानीपत के पहले से अगर आप देखेंगे, पानीपत के युद्ध के पहले अगर बाबर के जीवन को देखेंगे तो बाबर की का जो जीवन है वो एक अस्थायी रूप से है ही नहीं। तो बाबर कई युद्धों में जब लड़ाई करने जाता या जहां जाता तो अपने बाबरनामा बुक को वो सही से रखी रखाव नहीं कर पाता, जिसमें बाबरनामा के कई पेज गल जाते, कई पेज खो जाते और यहां तक कि कुछ वर्षों का इतिहास बाबरनामा में इंक्लूड ही नहीं है। तो हम बाबरनामा को ही एक ऑथेंटिक बुक क्यों माने। यहां से मैं एक चीज और ही कहना चाहता हूं कि बाबरनामा में बाबर खुद लिखते हैं कि जब मैं पानीपत के युद्ध में कूच करने के लिए निकलता हूं तो वो ये बात मेंशन करते हैं बाबरनामा में कि उस समय भारत में केवल दो हिंदू राज्य थे, जो कि मेवाड़ के महाराणा सांगा जी को बताया और उसके बाद में विजयनगर साम्राज्य ने दक्षिण में कृष्ण देवराय को बताया। उन्होंने बताया कि केवल दो हिंदू राज्य, लेकिन कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि उस समय दो और राज्य भी थे, जिसमें उड़ीसा और खानदेश में भी हिंदू राज्य थे। तो क्या यहां से बाबरनामा को एक ऑथेंटिक बुक मानना सही होगा या नहीं सही होगा। रही बात बाबरनामा की यहां तक। अब मैं बात करता हूं थोड़ा सा कि बाबरनामा के बाबर का भारत में आने का कारण क्या रहा और क्या उसमें राणा सांगा जी का कुछ हाथ है या नहीं। इन बात पे मैं बड़ी गहनता से विचार करके और सभी इतिहासकारों को, उस समय के जितने भी इतिहासकार हैं उनका मैं एक अध्ययन करने के बाद में आप लोगों के सामने आया हूं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि दिल्ली की गद्दी पे दिल्ली सल्तनत का जो लास्ट वंश था यानी डायनेस्टी थी वो लोदी वंश था और लोदी वंश का जो अंतिम राजा हुआ वो इब्राहिम लोदी हुआ। और इब्राहिम लोदी का एक चाचा था जिसका नाम था आलम खान लोदी। तो कहीं ना कहीं दिल्ली का मुख्य दावेदार जो था वो आलम खान लोदी था, लेकिन इब्राहिम लोदी ने राज्य को झड़पा और इब्राहिम लोदी बन गया क्या, राजा बन गया। तो वहां से आलम खां लोदी हमेशा चाहता था कि कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो कि हमें अपना राज्य मिल जाए, यानी हम फिर से दिल्ली की सल्तनत के मुख्य दावेदार हो जाए। वहीं पंजाब का एक गवर्नर दौलत खान लोदी, वो भी दिल्ली की गद्दी के लिए व्याकुल था। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बाबर को बुलाने का जो मुख्य स्रोत था, जो मुख्य लोग थे वो आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी थे। यानी इन दो लोग जो थे, यही दोनों लोग ने बाबर को आमंत्रित किया। और क्योंकि इनको ये पता था कि बाबर का जो मूल उद्देश्य है वो सेंट्रल एशिया यानी समरकंद है, यानी उनको पता था कि बाबर एक बेहतरीन लड़ाका है
और बाबर अगर भारत आया तो पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा करके वो पुनः चला जाएगा और फिर मुख्य दावेदार हम हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा। लेकिन यहाँ पे कुछ इतिहासकार जो हैं वो ये भी कहते हैं कि राणा सांगा जी जो थे वो उस समय पानीपत के युद्ध में, क्योंकि दिल्ली सल्तनत कहीं ना कहीं अपने गिर रहा था उस समय, तो एक उभरती शक्ति जो भारत में दिल्ली सल्तनत की यानी दिल्ली की गद्दी पर जो बैठने का मेन हकदार था नजर आ रहा था, वो थे राणा सांगा जी। तो कहीं ना कहीं बाबर को जब आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी पैगाम भेजते हैं तो बाबर को ये पता चल जाता है कि अगर मैं इब्राहिम लोदी को हराने के लिए जाता हूं तो मुझे अगर राणा सांगा जी से मदद मिल जाती है तो बहुत बेहतरीन चीज हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि उस समय मेवाड़ की जो पांडुलिपियां हैं उनको अध्ययन करने पे ये मिलता है कि बाबर ने खुद ही महाराणा सांगा जी को यानी राणा सांगा जी को एक पैगाम भेजते हैं और खुद ही उनसे अपनी सहायता के लिए अपनी सेना को मांगते हैं, यानी सहायता प्रकट करते हैं कि हम इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में चुनौती दे रहे हैं और आप हमारा साथ दीजिए। लेकिन इतिहासकार का ये मानना है कई इतिहासकारों का कि यहाँ पे, और पांडुलिपि का भी यही कहना है मेवाड़ की, कि यहाँ पे राणा सांगा जी ने अपनी मंत्रिपरिषद के साथ में बैठे और उन्होंने तमाम निष्पक्षों और तमाम चीज़ों को सामने रख करके वो ये निष्कर्ष निकालते हैं कि वो एक न्यूट्रल पॉइंट जनरेट करते हैं और वो ना ही इब्राहिम लोदी की तरफ से और ना ही पानीपत के मतलब बाबर की तरफ से जाते हैं। यहाँ से बाबर तो पानीपत का युद्ध जीत गया, लेकिन बाबर जब पानीपत का युद्ध जीत गया तो बाबर अपने बाबरनामा में खुद ही लिखता है कि वो दिल्ली के जितने भी लोग थे उनसे बहुत परेशान हो गया। दिल्ली के लोगों ने बाबर की सेना के लिए अपने अपने घर बंद कर दिए, यानी बाबर की सेना को खाने के लिए अनाज नहीं मिलते, बाबर की सेना बहुत बिखर रही थी और यहाँ तक बाबर की सेना और बाबर खुद एक निश्चय करने वाला था कि हमें भारत से समरकंद की तरफ फिर से कूच करना चाहिए, क्योंकि समरकंद उस समय सेंट्रल हुआ करता था मध्य एशिया का और बाबर फरगना का था। तो बाबर के जहन में यही था कि हमें ओवरऑल व्यू जो है उस समरकंद ही जीतना, बस भारत की तरफ वो कुछ धन की आशा से चला आया था। लेकिन बाबर जब ऐसा मिला तो बाबर ने एक नारा दिया और अपनी मरती हुई सेना में जान फूंक दिया कि अगर इस तरह की परिस्थिति जनरेट हुई है तो हम इसके खिलाफ लड़ेंगे और हम भारत में ही रहेंगे। अब भारत में पहली बार बाबर जो है वो रहने का निश्चय करता है कि हम अब क्या करेंगे। पानीपत की युद्ध के बाद में मुख्य दावेदार तो दिल्ली का हो गया था, उसने ये निश्चय कर लिया कि अब हम भारत में ही रहेंगे। और ये निश्चय करने के बाद बाबर के सामने दिखा एक उभरती शक्ति मेवाड़, और बाबर के पास भी एक शक्ति दिखी और कहीं ना कहीं मेवाड़ को भी ये दिखा कि जहां लोदी वंश का खात्मा हो रहा था वहां एक नया डायनेस्टी यानी एक नया वंश जनरेट हो रहा है, मुगल वंश। और कहीं ना कहीं राणा सांगा जी को भी एक मौका चाहिए था कि हम बाबर को यहाँ से भगाएं और जो मेवाड़ है वो अपना क्षेत्र विस्तार कर पाए। तो इसके बाद में ये माना जाता है कि राणा सांगा जी ने भी बाबर के ऊपर 1526 यानी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद कुछ आरोप लगाना चाहते थे, कुछ चीज ढूंढना चाहते थे जिससे एक जनरेट हो जाए चीजें कि जिससे हम युद्ध लड़ें। तो उन्होंने बाबर के ऊपर आरोप लगाया। बाबर के ऊपर क्या लगाया, मतलब कहा कि आपने जो बयान है, जो धौलपुर है और कालपी, ये 3-4 क्षेत्र जो हैं ये हमारे हैं और इन्हें आप हमें दे दीजिए। ऐसा किसने कहा? राणा सांगा जी। वहीं बाबर भी उस समय अपने पुस्तक बाबरनामा में, यानी ये बात इतिहासकार एलपी शर्मा भी कहते हैं कि इतिहासकार एलपी शर्मा भी ये कहते हैं कि बाबर ने उस समय राणा सांगा जी पर भी एक आरोप लगाया कि आपने हमें फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत यानी पानीपत की पहली लड़ाई में आपने हमारा साथ देने को कहा था लेकिन आपने साथ नहीं दिया। तो ये क्या लगा रहा ये आरोप लगा रहा है कौन? बाबर। क्यों? क्योंकि राणा सांगा पर ये आरोप लगा रहा है, क्योंकि आने वाला जो जनरेशन है वो एक वॉरियर को, एक महान सूरवीर को एक प्रश्न खड़ा कर सके।
यानी ये कह कब रहा है? ये पानीपत के युद्ध के बाद में कह रहा है। ऐसा कौन कह रहा है? इतिहासकार एलपी शर्मा। तो आप ही बताइए, आप ज़्यादा से ज़्यादा इतिहासकार को समझेंगे या कुछ बेबुनियादी चीज़ों को एक पूर्वाग्रह का शिकार होकर के, जो आप एक संकीर्ण बुद्धि के हो गए हैं, ऐसा विचार करके हमारे महान सूरवीर राणा सांगा जी पर क्या कुछ नहीं लगा रहे? मैं इस वीडियो के माध्यम से ये तो आपके सामने खोल कर रख ही दिया हूँ कि यहाँ पे सच्चाई क्या है और गलत क्या है। अगर आप एक अच्छे दिमागदार और एक अच्छे उच्च कोट की बुद्धि रखते होंगे तो आप समझ पाए होंगे। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि भारत में जितने भी नेता हैं वो कृपा करके इतिहास को जहाँ पे सूरवीर हैं उनको उनका दर्जा दे करके उनको वहीं पे रखें, और कुछ इन सब बातों को हटा करके भारत के और चीज़ों के बारे में जगाएं और लोगों को हमारे इकोनॉमी, हमारे और चीज़ों पर ध्यान दे, ना कि इतिहास को लेकर के वो लड़ाई करें। इतिहास में जो चीज़ सत्य है उसको हम अपने दिल में सजाए हुए हैं, और हमें कुछ सीख लेना है कि जो हमें मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत में एक सेंट्रल पावर नहीं मिला था, जिसकी वजह से बाबर, दिल्ली सल्तनत में तुर्क और अरबों ने आकर के हमारी नाजायज जो सेंट्रल पावर नहीं था उसका फायदा उठाया, उसका फायदा फिर कोई ना उठा पाए। और हमें एकजुट होकर के एक सेंट्रल केंद्र स्थापित करना होगा और अपने बढ़ने के आगे अपनी बढ़ोतरी के लिए सोचना है, ना कि इतिहास के बेबुनियादी चीज़ों को पढ़ना है या देखना है या उन सब के बारे में हमें चर्चाएं करनी है, क्योंकि इससे कुछ नहीं होने वाला है। जो चीज़ें सत्य हैं वो चीज़ें सत्य हैं। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि ये मुद्दा शांत हो जाए, लेकिन शांत नहीं हो रहा था, इसलिए मैं इस मुद्दा पे आज बोलने के लिए बहुत ही उत्सुक था और बहुत चीज़ों को देख करके, बहुत चीज़ों का अध्ययन करके फिर एक स्पेसिफिक एक अच्छा डाटा आपके पास कलेक्ट किया हूँ। अगर आपको समझ में आए तो धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास।